सब कुछ शुरू होता है एक प्यारे से छोटे बिल्ली के बच्चे से दोस्त। साल है 2017, जगह है गांधी रीजन। एक बड़ा सा आदमी छोटे से छत पर चल रहा है। सब लोग स्कूल जा रहे हैं और उसी भीड़ के बीच एक नीले बालों वाला लड़का भी है। कोई कहता है कि वो बच्चा अजीब है। गली में खड़ा उसका दोस्त पूछता है क्यों। बुलहेड जवाब देता है कि वो नया ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करता। दोस्त पूछता है मतलब क्या, कैसे बात नहीं करता। बुलहेड कहता है समझाना मुश्किल है, ये बस चुप नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़का अंदर से ही खामोश है, गहराई तक चुप। काले बालों वाला अभी भी नहीं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है। नायक साइड में देखता है और लगता है जैसे उसके सामने कूदने वाला हो। ड्राइवर ब्रेक जोर से मारता है, लगभग उसे कुचल ही देता। ड्राइवर गालियां देता हुआ उतरता है, पूछना चाहता है कि वो अचानक कार के सामने क्यों कूद गया। हमारा लड़का वहीं खड़ा रहता है, शांत, बिल्कुल बिना किसी बात के। काले बालों वाला पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। बुलहेड कहता है इसके पैर की तरफ देख, वो बिल्ली का बच्चा कुचला जाने वाला था और वो उसे बचाने के लिए कूदा। फिर ड्राइवर बाहर आता है और बच्चे पर चढ़ जाता है, गुस्से में चिल्लाता है, कॉलर पकड़कर कहता है कि ये हरामखोर स्टूडेंट जरूर जानबूझकर एक्सीडेंट करवाना चाहता था ताकि बाद में मुआवजा ले सके। और तब भी वो अजीब लड़का एक शब्द नहीं बोलता। काला बाल दोस्त कहता है कि ये फिर भी कुछ नहीं बोल रहा और बुलहेड कहता है मैंने कहा था ना, उसे एक अजीब बीमारी है, अगर वो मुंह खोलेगा तो मर जाएगा। जब से आया है ऐसा ही है। तभी उनकी स्कूल की एक लड़की दौड़ती हुई आती है और ड्राइवर अंकल से पूछती है क्या हुआ। लड़की पास आकर हमारे लड़के से पूछती है कि वो ठीक है, क्या हुआ। ड्राइवर बताता है कि ये अजीब लड़का कार के आगे कूद गया, यानी साफ साफ पैसे ठगने की चाल। लड़की हमारे लड़के को देखती है और कहती है कि उसे यकीन है उसके पास कोई वजह रही होगी। फिर वो झुककर माफी मांगती है और कहती है कि इस बार जाने दें। वो चमक सी जाती है और अंकल मान जाते हैं, लेकिन बोलते हैं दूसरी बार नहीं होगा। गली वाला दोस्त पूछता है कि क्लास 5 की क्वीन उसे बचाने क्यों आई। दूसरा कहता है शायद इसलिए कि दोनों एक ही क्लास में हैं। ये बच्चा अभी अभी आया था और सबको थका रहा था पहले से ही। वो बिल्ली से पूछता है कि क्या वो भी सहमत है। बिल्ली उसे खरोच देती है और भाग जाती है। तभी दूसरा बंदा उन्हें देखने लगता है। मूर्ख सा लड़का गली में खून लथपथ पड़ा है और लड़की अरी को हाथ हिलाता है। वो बस उसे देखती है और चली जाती है। दोस्त पूछता है उसकी इतनी ठंडी ऑरा क्यों है। मूर्ख कहता है कि इससे तो वो और सुंदर लग रही है। जैसे क्लास 5 में देवी येना थीं, वैसे ही उनकी क्लास में आर्यम थीं। दोस्त कहता है ये कोई सुंदरता नहीं, ये तो सीधा इग्नोर है। दोस्त उसे दिलासा देता है, वो बस शर्मीली है, शायद इंट्रोवर्ट, लेकिन दिल की अच्छी। बस बात यह है कि वो बहुत कम बोलती है। दोस्त बोलता है कि वो भी उसी अजीब लड़के जैसी है जिसने कार के आगे छलांग मारी थी। बुलहेड तुरंत कहता है उसकी तुलना उस अजीब से मत करो। दोस्त कहता है ठीक है और उसे कहता है चल खून साफ कर ले। उधर हमारा लड़का चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ रहा है। क्लास के अंदर पूरा माहौल बिखरा पड़ा है, कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है और वो क्लास के बीचों बीच बिना हिले डुले खड़ा है, पूरी तरह शांत। कुछ लड़कियां उसे फिल्मा रही हैं, कह रही हैं ये फिर से क्लास में ध्यान लगा रहा है। एक कहती है कि उसको आए 1 महीना हो गया, पहले दिन से ही वो रोज ऐसा करता है, कमाल है। वो उसकी फोटो दिखाकर कहती है कि अगर उसे पसंद नहीं तो डिलीट बटन दबा दे, लेकिन वो नहीं दबाता। तो लड़की धन्यवाद करके फोटो रख लेती है। तभी अचानक कोई दरवाजा खोलता है और भाई उसके एंट्री से ही डर लगने लगता है, या तो वो मार खाने आया है या फिर किसी को मारने। वो चुप रहने वाला नहीं है। उस कमीने का नाम है सियोक्स और उसके नाम में ही बुलिंग की बदबू आती है। सबके सिर घूम जाते हैं। वो नकली फेस फिलर वाला बदतमीज लड़का क्लास के सामने खड़ा है। वो दूर से देखता है कि सारी लड़कियां जिगुन की फोटो मांग रही हैं, कह रही हैं व्हाट्सएप पर भेज देना। फिर उसे पता चलता है कि ये सब हमारे लड़के की वजह से है। वो कहता है कि यहाँ तो माहौल बड़ा रोमांटिक चल रहा है और पूछता है कि उसके आसपास हमेशा इतनी लड़कियां क्यों रहती हैं। सच कहे तो उसे खुद भी वो लड़की जैसा लगता है। वो जिगुन का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे मर्द बनना चाहिए, लेकिन वो हाथ तो बहुत नाजुक निकला। ये क्या, क्या वो उसके चेहरे को छू रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? मुझे तो लगा था लड़ाई करने आया है, पर लगता है वो किसी 4 दीवार वाली लड़ाई के लिए आया है। वो कहता है कि ये इतना मुलायम है कि उससे प्यार ही हो जाए। जिगुन खड़ा है, चुपचाप बस इस पागल को देख रहा है। याना चिल्लाकर कहती है बंद कर ये सब, किसी को हंसी नहीं आ रही, लेकिन वो फिर भी जिगुन के बाल बिगाड़ता रहता है, कहता है कि वो इतना क्यूट है इसलिए। फिर वो याना की तरफ मुड़कर कहता है कि उसने उसे कराओके चलने को बोला था तो वो आई क्यों नहीं। याना उसे ठंडी नजर से देखती है और बोलती है कि थक गई थी इसलिए सो गई।
मैसेज भी किया था, समझ जाना चाहिए था। वो कहता है कि प्लान पहले ही बन चुका था, थकी हुई भी होती तो आना चाहिए था, बॉयफ्रेंड बुलाए तो आना ही पड़ता है। कमाल है, याना भी उसकी है और अब नजर हमारे नायक पर भी है। लोभ का स्तर देखो। तभी दूसरा चापलूस लड़का उसे कुर्सी निकाल कर देता है। सियोक्स बैठता है, थूकता है और क्लास शुरू हो जाती है। टीचर मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन समझा रहा है। कुछ देर बाद लड़के फुट वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। उधर जिगुन चुपचाप बेंच पर बैठा है। तभी याना फिर आ जाती है छेड़ने, कहती है बहुत गर्मी है। उसके बिल्कुल पास बैठ जाती है, पूछती है उसे भी गर्मी नहीं लग रही। वो हवा फूंक कर पूछती है, अच्छा लगा, ताजगी लगी? और जिगुन जैसा हमेशा स्तब्ध, एकदम बिना रिएक्शन। वो कहकर हंसती है कि ये तो मजेदार होगा क्योंकि वो कभी बोलता ही नहीं। उधर मैदान में सियोक्स उसे घूर रहा है और इसी चक्कर में बॉल सीधे उसके गाल पर पड़ती है, लेकिन वो खड़ा रह जाता है। बॉल उछल जाती है। रोनाल्ड माफी मांगता है, कहता है वो बस पास करवाना चाहता था। टैक्सू कहता है चेहरा खराब हो गया, लेकिन ठीक है, मजाक में टालता है और खेल जारी रखता है। कम से कम उसने परिपक्वता दिखाई, हालांकि नजरें फिर भी जिगुन पर लगी थीं। रिसेस खत्म होने के बाद हमारा लड़का छत पर अकेले बैठा है, जैसा हमेशा। तभी दरवाजा खुलता है। उधर दूसरी तरफ रोनाल्ड रो रहा है, कह रहा है ये सब गलती से हुआ था, पर टैक्सू कहता है पछतावा तो खून चखने के बाद होता है। बेचारे की टांगे कांप रही हैं। तभी जिगुन उठ खड़ा होता है। लड़कों में से एक डर जाता है, पूछता है ये अजीब कब आ गया? सियोक्स कहता है लगता है फिर अकेला खाना खाने आया है। ये बच्चा कितना अजीब है। वो उस गरीब लड़के के बाल काटने लगता है, कहता है मास्टरपीस बना रहा हूं। सब हंस रहे हैं। लड़के के सिर पर बस 2 गुच्छे छोड़े हैं। वो तस्वीर दिखाकर पूछता है कि जिगुन को कैसा लगा मास्टरपीस? जिगुन जैसा हमेशा कुछ नहीं बोलता। सियोक्स पूछता है कि वो हंस क्यों नहीं रहा, फिर कहता है पूर्ण मास्टरपीस तभी बनेगा जब मॉडल भी सही दिखे, और जिगुन की तरफ देखकर कहता है शायद अब अगला मास्टरपीस वो भी यहीं बना दे। बजर उसके करीब लाया जाता है और वो पूछता है तुम्हें नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो बस ना कह दो, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बोलते तो मतलब हाँ है। जाहिर है हमारा लड़का कुछ नहीं कहता और सियोक्स कहता है ठीक है, तय हो गया। वो बजर चालू करके कहता है कि अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, लेकिन तभी टैक्सू का चेहरा बदल जाता है। वो कहता है कि उसे ध्यान रखना चाहिए, सीमा पार होते देर नहीं लगेगी और फिर मामला अजीब हो जाएगा। फिर वो बजर उठाकर कहता है कि वो नहीं काटेगा। उसे पता है कि अगर उसने इस बच्चे का पूरा सिर शेव कर दिया तो सारी लड़कियां उसी पर चढ़ जाएंगी। वो सब कुछ चला जाने के लिए कह देता है। बेचारा लड़का वहीं रह जाता है, सिर पर बस 2 छोटे छोटे गुच्छों के साथ। वो मोबाइल निकालकर देखता है और अपने सर का हाल देखकर तस्वीर लेता है। कहता है कम से कम ये सबूत तो रहेगा। उसे गुस्सा आता है कि इन कमीने लोगों ने काम पूरा भी नहीं किया, ये 2 गुच्छे क्यों छोड़े? अचानक वो उठता है और पूछता है जिगुन तुम हंस क्यों नहीं रहे? सीधे कहें तो उसे भी ये मजेदार लगा, तो वो चाहता था जिगुन भी हंसे, लेकिन जिगुन हमेशा की तरह चुप। वो कहता है कि सच में ये लड़का बाकियों से अलग है। अगर वो खुद किसी को ऐसा सिर देखकर देखता तो हंस हंस कर मर जाता। वो जाता है और कहता है शुक्र है तुम मेरे मुंह पर हंस नहीं रहे। स्कूल से निकलते समय बारिश हो रही है। सब गेट पर खड़े बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग भाग कर जा रहे हैं। आर्यम अपनी छोटी छतरी लेकर खड़ी है। वो साइड में देखती है। जिगुन बिना छतरी बारिश में ऐसे चल रहा है जैसे धूप हो। तभी कोई उसे आवाज देता है। वो बुलहेड है। कहता है टैक्स बात करना चाहता है, इसलिए उसका चलना बेहतर रहेगा। और कुछ मिनटों बाद चारों बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। सियोक्स कहता है कि वो तो क्लास के मशहूर वाले लड़के से मिलने का इंतजार कर रहा था। भीगने के बाद भी कितना सुंदर लग रहा है। ये आदमी सच में लड़ना चाहता है या कुछ और, कुछ समझ नहीं आता। तभी येना पूछती है कि उसे यहां बुलाया क्यों? टैक्सू कहता है शांत रहो, बस कुछ चेक करना है। वो उसका फोन जमीन पर फेंकता है और पूछता है देखा? और पूछता है उसकी गर्लफ्रेंड के फोन का वॉलपेपर हमारे लड़के का चेहरा क्यों है? जिगुन ने क्या किया? कुछ नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। टैक्सू कहता है उसे नहीं पता ये पैटी है या नहीं, लेकिन वो समझना चाहता है ये क्या चल रहा है। असल में ये टैक्सू अब तक के बुलियों में सबसे शांत है। सिर फट गया, बॉल खा गया, फिर भी शांति। और पूरा मेस असल में येना ने बनाया है, जो अपने बॉयफ्रेंड के रहते भी हमारे लड़के के पीछे चिपकी रहती है और वो बहाना देती है कि वो वॉलपेपर रखती है क्योंकि उसका वाइब कूल है। टैक्सू उलझन में पूछता है सच में ऐसा है?
उधर येना पास आकर जिगुन का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो ये तुम्हारा मामला नहीं, कल मिलते हैं, तुम जाओ। टैक्सू गुस्से में पूछता है, वो इस कमीने का पक्ष क्यों ले रही है? येना कहती है, ये बेवकूफ है, लाइन क्रॉस करना बंद करे। और तभी टैक्सू उसे जोर से थप्पड़ मारता है, धड़ाम। लड़की घूमकर गिर जाती है और उसका खून जिगुन के चेहरे पर जाकर लगता है। उस पल जिगुन के अंदर कुछ अजीब हिलता है। टैक्सू फिर कहता है, सब लड़कियां इसे पसंद करती हैं, ये मुझसे छिपा नहीं है। वो पूछता है, क्या तुम येना में दिलचस्पी रखते हो? अगर हाँ तो सच बोलो, वो उसे दे भी देगा। वो धरती पर पड़ी हंसती है, कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो तो उससे पार्टियां करवाता, दूसरी लड़कियों को ड्रिंक्स पिलवाता और सोशल मीडिया पर बैट्स तक लगाता था। टैक्सू गुस्से से कहता है, वो उस मामले के लिए माफी मांग चुका है, वो सब उसके दोस्तों ने सेट किया था, वो कह रहा था कि गलती उसकी नहीं थी। येना कहती है, ठीक है, जो भी हो, तुम अब मेरे काबिल नहीं हो, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। लेकिन तभी उसने उसे रोनाल्डिनो वाली किक पेट में मार दी। यहां तक कि जून को भी उस वार का दबाव महसूस हुआ। बेचारी लड़की पूरे शरीर में कांप रही थी। उलझी हुई सी हालत में येना कहती है कि अब सचमुच उनका रिश्ता खत्म है और शायद वो पागल थी जो कभी उससे प्यार किया। लेकिन वो उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, तुम्हें किसने इजाजत दी ब्रेकअप करने की? ठीक है, अब ऐसे ही सही। लेकिन वो कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं। वो कहता है, मारना है ना तो मारूंगा। और जैसे ही वो उसे फिर से मारने जाता है, उसका हाथ बीच में रुक जाता है। जून ने अपना कंधा आगे करके उसे रोक लिया। तू? टैक्स पूछता है, तू क्या समझ रहा है खुद को? लगता है जैसे सच में जिगुन को येना में दिलचस्पी हो गई हो। वो घूंसा मारते हुए बोलता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लाइन क्रॉस मत करना। और घूंसा सीधा जिगुन के गाल पर लगता है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वो बच जाएगा या कुछ जबरदस्त करेगा, पर नहीं। टू कहता है, तेरी औकात नहीं है। इसी बीच जून को याद आता है, एक सुनहरे बालों वाली लड़की उसे समझा रही थी कि होश में आओ। उसका ध्यान लौटता है, वो अपने पैर जमाता है और घूंसा खाने के बाद भी खड़ा रह जाता है। टू हैरान होकर पूछता है, वो कैसे बच गया? वो बोलता है कि अब वो रुकने वाला नहीं है और फिर पेट में सीधा सोलर प्लेक्सस वाला पंच मारता है, वो वाला वार जिससे कोई भी गिर जाए। लेकिन जिगुन बस ठंडे चेहरे से उसे देखता रहता है। इस बार टू चिल्लाता है, मर जा कमीने, और एक और पंच मारने जाता है। लेकिन इस बार जून बच जाता है और सीधा जबड़े पर मुक्का जड़ देता है, ऐसा मुक्का कि वो 3 चक्कर घूमकर मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके दोस्त चिल्लाते हुए दौड़ते हैं और येना सदमे में पूछती है, जिगुन तुम ये क्या ही कर रहे सवाल हो? है, लड़की, वो खुद को बचा रहा है। वो लड़का उठता है, मुंह से दांत गिरा हुआ। तभी उसे एक और किक थूड़ पर पड़ती है। दोस्त कहते हैं, लगता है तू मार खाने की मांग रहा है। लेकिन भाई, अगर नाम वाला साइड कैरेक्टर ही नहीं टिक पाया तो पीछे वाले 2-4 क्या कर लेंगे? एक लड़का लोहे की रॉड लेकर आता है उसके सिर पर मारने, पर उसके सीने पर सीधे स्पिन किक पड़ती है और वो भी नीचे। और वो मोटा सर वाला अब भी बस वहीं खड़ा है, अभी तक कुछ नहीं किया। टैकविट बस ये जानना चाहता है कि आखिर जून है क्या चीज। वो वहीं खड़ा है, बारिश में, बिल्कुल किसी राक्षस जैसा घूरता हुआ। और उसके चेहरे पर एक और सीधा घूंसा पड़ता है। दूसरा लड़का कराहता है, लेकिन उसे फिर एक और मुक्का पड़ता है। घूंसे पे घूंसे चलते रहते हैं तब तक जब तक येला बीच में आकर चिल्लाती नहीं, अगर वो ऐसे ही मारता रहा तो लड़का मर जाएगा। टू एक पल के लिए रुक जाता है। बिजली चमकती है और वो अचानक पूरा स्वाब मोड में उठ खड़ा होता है, पूरी तरह साइको सा चेहरा। येना फिर उसे रोकती है, पर वो बस अपना बैग उठाता है और चलता बनता है। मोटा सर वाला और लड़की बस खड़े सोच रहे हैं कि ये लड़का है क्या। कहानी कहती है, कुछ लोग महसूस कर सकते थे, जून की खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा था। फिर दृश्य पीछे जाता है, जब मोटा सर वाला उसे लेने आया था। अरी ने सब सुन लिया था और उसे संदिग्ध लगा, इसलिए वो उनका पीछा करने लगी। वो पास पहुंचकर दीवार के पीछे झांकती है तो उसे बस इतना सुनाई देता है कि हमारा लड़का सबके जबड़े तोड़ रहा है। दूर से उसे हड्डियों की आवाजें आती रहती हैं। फिर कोई पास आता है, दीवार पर हाथ रखता है। वो हमारा ही लड़का है, पूरा खून से लथपथ। वो साइड में देखता है और उसे छुपते हुए पकड़ लेता है। वो कांपते हुए अपनी छोटी सी छतरी बढ़ाती है, लेकिन वो बस अपनी क्लासिक ठंडी नजर डालता है और मुड़कर चल देता है। बेचारी लड़की वहीं बारिश में खड़ी रह जाती है। अगले दिन साफ धूप निकल चुकी है। क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं, आज सुंदर लड़का और टैक्सू दोनों कहाँ हैं? दोनों क्यों नहीं आए? लड़कियां शिकायत कर रही हैं, कह रही हैं क्लास तो खाली खाली लग रही है बिना जून के। उधर येना, उसे पता है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह वही थी। फिर दृश्य एक पुल के नीचे जाता है।
एक आदमी कहता है उसे समझ नहीं आ रहा, जब से वो गया है बस पीता और पार्टी करता रहा है और अब सुन रहे हैं वो अस्पताल पहुंच गया। ये कैसे हो गया? वो पूछता है हालत क्या है? मोटा सरबाला कहता है उसका चेहरा पूरी तरह फ्रैक्चर है और वो काफी समय अस्पताल में रहेगा। वो ये भी कहता है कि उसने सबको मना किया है कि उसे देखने ना आए क्योंकि बहुत शर्मिंदा है। वो पूछता है कितने लोग पिटे? मोटा सर कहता है 4। जिसके पास पियर्सिंग है वो कहता है भला टैक्सू कैसे हार सकता है, ये किसने किया? मोटा सर कहता है एक रहस्यमयी लड़का है जून, ट्रांसफर हुआ है, ना बोलता है ना किसी को उसके बारे में पता है। गुस्से में वो मोटा सर को पकड़ता है कि तू कैसे बच गया? बेचारा कांपते हुए कहता है उसे लगा 5 लोग एक के खिलाफ होना गलत है, इसलिए वो पीछे खड़ा रहा। वो उसे दीवार से पटक देता है और झूठा कहता है। मोटा सर से पूछा जाता है वो कैसा दिखता है ताकि पहचान आसान हो। वो लाल होते हुए कहता है असल में वो बहुत हैंडसम है, मॉडल जैसा, सारी लड़कियां उसे देखती रहती हैं। वो अमीर परिवार वाला लगता है, चरित्र वाला, आंखें खूबसूरत। घूंसा पड़ता है तू उससे प्यार व्यार कर बैठा है क्या? उधर कांग को दिलचस्पी हो गई। एक शांत नया लड़का जिसने टैक्सू को पीट दिया, खूबसूरत, करिश्माई और लड़ाई में भी तगड़ा, क्लास में बेहद दुर्लभ। अगले दिन जून हमेशा की तरह शांत होकर स्कूल आता है, लॉकर खोलता है, अंदर एक फोन पड़ा है। उसे एक याद आती है, वो फोन उठाता है। उसमें मैसेज है कॉन्ग्रेचुलेशंस। पुराना फोन है लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक चल जाएगा और लिखा है अगर कोई समस्या हो तो बताना, एक मैसेज भेजना। मोटा सर दूर से सब देख रहा है, डरते डरते। जून चारों तरफ देखता है और पास लड़की खड़ी है, पूरा टमाटर बनी हुई। वो इंतजार कर रही है कि वो मैसेज भेज दे। जून पूरा फोन लॉकर के ऊपर रख देता है और चला जाता है। मोटा सर दौड़कर चेक करता है और समझता है कि ये फोन जून का नहीं था। फिर किसी ने उसे धक्का दिया और उसका चेहरा लॉकर से टकरा गया और लड़की फोन उठाकर गायब। बेचारा मोटा सर पूरा परेशान टेढ़ा मेढ़ा सा चल रहा था, सोच रहा था कि वो पागल लड़की आखिर थी कौन। उधर यैना की एक सहेली कह रही थी कि उसकी मौसी के पालतू पूडल के बच्चे हुए हैं, बहुत प्यारे हैं और वो एक अडॉप्ट करना चाहती है। लेकिन साफ था कि यैना कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी दोस्त ने उसे टोका, ध्यान दो। यैना शर्माते हुए बोली हाँ हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ। पर दूसरी दोस्त बोल पड़ी झूठ मत बोल, तू जिगुन के बारे में सोच रही है जो फिर से स्कूल नहीं आया। यैना लाल पड़कर बोली नहीं, मैं हमेशा उसके बारे में नहीं सोचती। तभी अचानक उसकी दोस्त का चेहरा भी लाल हो गया। जून, वो वहां था, बदमाश स्टाइल में बिल्कुल सामने खड़ा। एक नजर उसकी ओर और यैना वहीं जम गई। कुछ समझ नहीं आता, वो सारी चीजें अपनी दोस्त को पकड़ा देती है और भागकर उसके पास पहुंचती है। अचानक झपटकर उसे गले लगा लेती है। आसपास सब लोग हैरान। यैना रोते हुए कहती है कि वो उसकी बहुत चिंता कर रही थी। पूछती है वो ठीक है या नहीं। वो कहती है उसने उसकी जान बचाई और वो कभी नहीं भूल पाएगी, वो जिंदगी भर उसकी आभारी रहेगी। मोटा सर एक कोने से ये सब देख रहा है और नोट करने लगता है। ये पक्का है लड़कियां उससे प्यार करती हैं। वो नोट लिखता है जानकारी, स्कूल देर ज्यादातर से आता लड़कियां है। उसे पसंद करती हैं, फिर भी वो बात नहीं करता। बस स्कूल का दिन खत्म हो जाता है और वही हमारा खामोश लड़का घर की ओर चलता हुआ। रास्ते में एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा सिगरेट पी रहा था और लगातार घूर रहा था। पहली नजर में ही समझ आ गया कि ये वही टाइप का हरामी होगा जो दिखावा करना पसंद करता है। वो सीटी मारता है और चश्मे वाले को बुलाता है, जो बाइक पर बैठ जाता है और दोनों हमारे लड़के की तरफ बढ़ते हैं। दोनों साइड से उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो वही लड़का है जान। हमारा लड़का अपनी मशहूर खामोश नज़र से उन्हें घूरता है, जैसे जवाब देने ही वाला हो, है ना। तभी चश्मे वाला कहता है कि चूंकि वो बोल नहीं रहा, इसका मतलब यही जे है। बॉस उससे थोड़ी बातचीत करना चाहता है, इसलिए बेहतर होगा कि वो बाइक पर बैठ जाए। दूसरा लड़का पूछता है कि क्या उसने कभी हॉन्ग स्कूल के कांग डोयल का नाम सुना है। वो दूसरे साल में पहुंचते ही टॉप 3 में था। इस शहर में कोई कमीना नहीं है जिसने उसका नाम न सुना हो, और जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं वहां तुम जैसे हारने वालों की कोई जगह नहीं है। और वही कांग तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चढ़ जाओ। लेकिन लड़का कोई हरकत नहीं करता। एक बदमाश कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, उसे पिटने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, बस मिलने के लिए। अभी तो दोस्ताना दावत है। चश्मे वाला पूछता है कि क्या वो बहरा भी है, और फिर बोलता है कि चढ़ जा पीछे। ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जिग के थोड़े ज्यादा ही करीब आना चाहते हों। हमारा लड़का मुड़ने लगता है, तभी एक उसका बैग पकड़कर पूछता है कि क्या वो सच में इनकार कर रहा है।
लगता है अब मजबूरी में उसकी दोनों टांगें तोड़नी पड़ेंगी ताकि वो हिले। पर जून उसे बस एक छोटी सी नज़र देता है और वो बदमाश बैग छोड़ देता है और ऐसे चलता बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरा बोलता है कि वो हरामी कोई पागल है शायद। दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं उसके पीछे जाने के लिए, पर वो तो पहले ही गली में घुस चुका होता है। पहला वाला बाइक मोड़ने में ही दीवार से कंधा टकरा देता है, दूसरा वाला किसी तरह बैलेंस कर लेता है, मगर जून तो सीढ़ियां चढ़ चुका होता है और वो बदमाश भी बाइक लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। जून एक कूड़े के बैग को हल्का सा धक्का देता है और फिर सीधा एक किक उसके ठोड़ी पर मारता है। वो बेवकूफ बाइक सहित उड़ जाता है और अपने ही साथी पर जा गिरता है। दोनों लुढ़कते हुए नीचे जाते हैं, बाइक जमीन पर, हालत खराब। फिर भी वो इतना समर्पित है कि दूसरे को उठाकर फिर उसके पीछे भागने को कह रहा है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है। लड़का तो भूत जैसा है, 1 सेकंड को दिखता है और जब पहुंचो तो गायब। फिर साइड देखो तो लगता है नीचे जा रहा, कंधा पकड़ो तो कोई और बेबूदा बंदे को पकड़ लेते हैं और बेचारे की पिटाई भी हो जाती है। वहीं ऊपर जून बैटमैन स्टाइल में हाथ जेब में डाले नीचे देखता है, फिर मुड़कर घर चला जाता है। ब्रिज पर दोनों मूर्ख नरम पड़कर माफी मांग रहे हैं। कांग पूछता है, क्या उस कमीने ने बुलावे से इनकार कर दिया? और वो बोलते हैं कि हाँ, वो थोड़ा चालाक है, लेकिन वे लगभग पकड़ ही लेते। बड़ा मस्कुलर आदमी पैर पटक कर पूछता है कि 2 लोग मिलकर एक बच्चे को भी नहीं ला सके। वो तिलमिलाया कहता है कि सीढ़ी वाला रास्ता भूल भुलैया जैसा था, इसलिए खो गए। उधर कांग कह रहा है कि जितना वो इस लड़के के पीछे जाता है वो उतना ही दिलचस्प लगता है। वो पूछता है, सुमन ने कुछ पता लगाया? वो नोटबुक लेकर आता है, कहता है दिन भर देखा पर पता नहीं काम आएगा या नहीं। कांग पढ़ता है, स्कूल देर से आता है, लड़कियां उसे पसंद करती हैं और वो बोलता नहीं है। कांग घूर कर पूछता है कि बस यही उसकी मेहनत का नतीजा है। मस्कुलर आदमी पूछता है, क्या वो पिटना चाहता है? वो वहीं पुशअप करना शुरू कर देता है। कांग कहता है, उन्हें जाने दो, पर बुलहेड को आखिरी मौका दे रहा है। किड को कम से कम कल स्कूल के पीछे वाले गेट तक ले आए, वरना उसकी खैर नहीं। बुलहेड कहता है कि वो गारंटी देता है, लेकिन बेचारा बुलहेड सोच रहा है कि वो इस सब में फंसा क्यों, अगर उसे पता भी नहीं कि जेजे असल में कौन है। अगले दिन वो 2 अंगूर जूस लेकर खड़ा है। दोस्त सोचते हैं उसने खुद के लिए खरीदे, लेकिन वो मुड़कर दोस्त से कहता है कि वो किसी मूर्ख के लिए कुछ नहीं खरीदता, ये किसी और के लिए है। दोस्त पूछता है, किसके लिए? तभी उसे पीछे से जून दिखाई देता है और वो तुरंत जाकर उससे चिपक जाता है, गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है कि आज भी वो गजब लग रहा है। उसने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक दी है। जून उसे घूरता है और बुलहेड समझाता है कि गलत मत समझे, वो कांग गैंग या किसी गैंग का दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो उसका शुक्रगुजार है कि उसने उन 2 बेवकूफ़ों की पिटाई कर दी। उसे देखकर अच्छा लगा, इसलिए वो ड्रिंक दे रहा है। जून की तरह हमेशा वो फिर भी अनसुना करके चला जाता है। बुलहेड जानता है काम आसान नहीं होगा, पर किसी तरह उसे स्कूल के पीछे ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बार वो खुद पिटेगा। क्लास शुरू होती है। जून अपनी सीट पर शांत बैठा है, जबकि पूरी क्लास मस्ती में है। फिर ब्रेक में वो ऊपर खाने की जगह की ओर जाता है। बुलहेड दूर से देख रहा है, यहीं वो हमेशा खाना खाता है। ऊपर पहुंचा तो मिनी स्टॉकर ने फिर फोन छोड़ रखा था और मैसेज, क्या तुम अकेले खाना खाओगे? लड़के ने कुछ नहीं किया और लड़की पसीने में भीग गई, लाल हो गई। वो फोन देखता है और लड़की 200 मैसेज भेज चुकी है। पूछ रही है, क्या वो हमेशा अकेले ऊपर खाता है? कहती है कि उसे भी कभी कभी अकेले खाना पसंद है और उसने उसे यहाँ देखा, इसलिए वो बात करना चाहती थी। वो एक तरफ देखता है, तभी मैसेज आता है वो दूसरी तरफ है। वो दूसरी तरफ देखता है और छोटा सा हाथ हिलता दिखाई देता है। अगर हैंडसम हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना? लड़के ने तो कुछ किया भी नहीं और लड़की जान तोड़कर उसके पीछे भाग रही है। सच में भगवान के अपने फेवरेट होते हैं। कुछ लोग तो पैदा ही अच्छे दिखते हैं और कुछ उल्टे पैदा होते हैं। वो अपना हाथ छुपाकर माफी मांगती है और कहती है कि उसे ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। उसने सुना है कि वो भी ज्यादा बात नहीं करता और वो भी ऐसी ही है। उसको बस ये जानना है कि वो बोलता क्यों नहीं है। लगता है कि जून अंगूठे से कुछ टाइप करने वाला है, तभी अचानक कोई उसे बुलाता है। वो कमीना बुलहेड। कहता है, कितना अजीब है ना कि आजकल बार बार टकरा जाते हैं। वो अकेला ब्रेड खाने आया था, पर कैग दोस्त मिल गया है तो साथ ही खा लेते हैं। जून बस चुपचाप बैठा है, आराम से अपना सोडा पीता हुआ। उधर वो ओरियम स्टॉकर लड़की एकटक देख रही है, उम्मीद में कि लड़का कोई मैसेज भेज दे। जून साइड में देखता है तो बुलहेड कांप रहा है और रो रहा है।
वो रोते हुए बोलता है कि दुर्भाग्य से उसके कोई दोस्त नहीं है। इसी वजह से वो टैक्सू और बाकी लड़कों के साथ जुड़ने की कोशिश करता था। वो अकेला नहीं रहना चाहता था, उसे अकेलापन डराता है। शायद दो अकेले लोग मिलकर दोस्त बन जाएं। लेकिन भाई, जून तो पत्थर बना बैठा है, एक नजर भी नहीं। बुलहेड मर रहा है अंदर ही अंदर कि कुछ भी काम क्यों नहीं करता इस लड़के पर। उसने तो अंदर की गहराई से आंसू निकाल लिए, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। तभी जून उठता है और चल देता है, बेचारेगी की हद। बुलहेड उसका हाथ पकड़कर विनती करता है कि जरा रुक जाओ, पूछता है क्या वे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जून चलता ही रहता है और उसे घसीटता हुआ बाहर निकल जाता है। दरवाजा धड़ाम से बंद और बंदा वहीं छोड़ दिया। फोन पर दाजिक के मैसेज लगातार आ रहे हैं कि कहाँ हो और लड़का क्यों नहीं आया। बुलहेड घबराया हुआ है, अगर उसने उस लड़के को नहीं पहुंचाया तो आज वो खुद पिटेगा। वो भागता है क्लास से, सोचता है अभी भी एक मौका है। वो इधर उधर देखता है, लड़का नहीं दिखता। तभी उसे दिखता है लूनिक डेस्क पर बैठा है। बुलहेड तो पूरा लाल हो चुका है, सोचता है कहीं ये कोई विज्ञापन शूट तो नहीं कर रहा। तभी उसके फोन में फिर मैसेज की आवाज आती है, शायद फिर दाग का मैसेज। वो हिम्मत जुटाकर फिर जून को बुलाता है, कहता है कि वो बहुत खुश है, उसने अपनी माँ को मैसेज कर दिया और वो बहुत गर्व महसूस कर रही हैं कि आखिर उसने दोस्त बना लिया। माँ नीचे इंतजार कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो नए दोस्त से मिलें। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है। जून चुप है। बुलहेड को पूरा भरोसा है कोई इंसान ऐसी बात को मना नहीं करेगा, जरूर मान जाएगा। वो सोचता है कि जून सोच रहा है, पर सच कहें तो ऐसा लगता नहीं कि जून जाना चाहता है। बुलहेड फिर जोर डालता है, दोस्त हैं, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर अरिम एक कोने से सब देख रही है और स्टॉकर मोड में खतरनाक एक्टिव। बुलहेड रास्ता दिखाते हुए उसे ले जाने लगता है, बोलता है यही सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन अंदर ही अंदर माफी मांगता है। इस मोहल्ले में बहुत सीधे रहोगे तो बचोगे कैसे। वो किसी को मैसेज करता है और फिर माफी मांगता है। दूसरी तरफ दाइक मुस्कुराते हुए मैसेज पढ़ता है और आगे बढ़ता है। दोनों के पास से गुजरते हुए जानबूझकर जून के कंधे पर धक्का मार देता है। लड़का थोड़ा लड़खड़ा जाता है और वो उसके बैग से पकड़कर बोलता है, जरा संभलकर चला कर, ऐसे चलेगा तो कोई ठोकर देगा। जून कुछ कर पाए उससे पहले वो बदमाश उसका बैग खींचकर उसे दीवार पर दे मारता है। करीब आकर कहता है, मिलकर खुशी हुई। फिर उसका गला पकड़कर बोलता है, सच में चेहरा बड़ा प्यारा है। अब दूसरा वार आता है। उधर लगता है लोगों ने उसकी स्किल्स बढ़ा चढ़ाकर बताई थीं। तभी जून उसके सीने पर पांव मारता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो वापस लैंड करता है, लेकिन उसका छोटा फोन गिर जाता है और सीधे नाली की तरफ लुढ़कता है। वो फोन पर नजर टिकाता है और उसी वक्त दाइक पंच मारने आता है। वो मजबूर होकर हाथ उठाकर ब्लॉक करता है, फिर पीछे पैर मारकर फोन को नाली से दूर कर देता है। दाइक मुट्ठी भींचता है और कहता है, अब खत्म। पूछता है, क्या सच में सोचता है कि साइज के फर्क में जीत जाएगा। जून फिर भी हमेशा की तरह चुप। बुलहेड दूर से कह रहा है, माफ कर देना, अगर जल्दी पिट गया तो दाइक रोक देगा। दाइक दौड़कर कंधा मारने आता है। जून बैग आगे करके शील्ड बना लेता है, दीवार से टकराता है पर ठीक रहता है। दाइक कहता है, दिखने से थोड़ा समझदार है ये। जून बैग खाली कर देता है। दाइक फिर से भागता है। जून साइड में फ्लिप लेता है, बैग की स्ट्रैप उसके पैर में फंसाकर पीछे से जोर से खींच देता है। दाइक जोर से पीठ के बल गिरता है। वो गाली देता है, तभी जून का मुक्का उसके सिर के बहुत पास वाली जमीन पर लगता है। वो जम जाता है। फिर जून उसका गर्दन के पीछे पैर रखकर खड़ा हो जाता है। दाइक उठने की कोशिश करता है। जून घूमकर उसके सिर पर एक स्पिनिंग वार मारता है। बुलहेड दूर से देख रहा है और दहल गया है। सोच रहा है, ये दाइक की ऐसी हालत कैसे कर रहा है। बेचारे का चेहरा तो सेल्फी से भी ज्यादा टूट चुका था। धुआं उठ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी क्या हुआ। फिर हमारा लड़का धीरे धीरे उठता है, पीछे मुड़कर देखता है, फोन उठाने ही वाला होता है। तभी वो कमीना फिर से बंदर की तरह दो पैरों पर दौड़ता हुआ आता है, बोलता है, ये खत्म नहीं हुआ। जून मुड़कर अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन हाथ से छूट जाता है। वो हरामी फोन उठाता है और कहता है, दिखता है कि ये चीज तेरे लिए काफी खास है। वो तो बस इसे कॉन्ग डॉयल के पास ले जाना चाहता था, अफसोस इसे मार पीट कर हालत खराब करके ले जाने का मौका नहीं मिल पाया। फिर वो किसी को कॉल करता है। बाइक वाले दोनों पहुंच जाते हैं। वो फोन लेकर पीछे बैठ जाता है और कहता है, अगर ये फोन चाहिए तो सेशा पार्क में आ जाना, वहां तेरे लिए पूरी वेलकम पार्टी तैयार है। बाइक गरजती है और निकल जाती है।
इसी बीच बुलहेड आता है और स्मॉल टॉक करने की कोशिश करता है। पूछता है, तू चोट तो नहीं खा गया? क्या हुआ? तू तो सच में बुरी तरह पिटने वाला था, पर अब क्या करेगा? फोन तो उनके पास है, अगर अभी जाकर नहीं लिया तो सारी जानकारी लीक हो सकती है। माँ से मिलने का प्लान भूल और सीधा पार्क चल। हमारा लड़का हमेशा की तरह चुप। बुलहेड सोचता है कि उसने तो अपना 120% लगा दिया, अब वो जाएगा या नहीं उसकी मर्जी, वो और कुछ कर ही नहीं सकता। तभी जिग जून उठकर चल देता है, क्योंकि उसका घर दूसरी तरफ है। बुलहेड समझ जाता है, हाँ ये पार्क ही जा रहा है। सीन बदलता है, हमारा लड़का लंबी सीढ़ियां चढ़ रहा है। ऊपर कुछ लौंडे सिगरेट फूंकते बैठे अपनी उम्र काट रहे हैं। ऊपर पहुंचता है तो सही मायने में स्वागत तैयार है। एक पूरी फौज खड़ी है। कलर की ये बाल, कान में 10-10 छेद, जैसे के-पॉप बैकअप डांसरों की लाइन लगी हो। जून बस उन्हीं को देख रहा है और पीछे कॉन्ग डॉयल खड़ा है। कहता है, आखिर एक काम का आदमी दिखा। वो फोन हिलाते हुए पूछता है, क्या ये लेने आया है? जून कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आगे बढ़ता है। कॉन्ग कहता है, फोन में तो कुछ था भी नहीं, ना कोई कांटेक्ट, ना कॉल हिस्ट्री, बस एक लड़की के कुछ मैसेज जो लगता है उस पर मर रही है। पर चूंकि तू इसे लेने यहां तक आया है, इसका मतलब ये तेरे लिए अहम है। जून हाथ आगे बढ़ा देता है। कॉन्ग पूछता है, क्या है? वो तेरी गर्लफ्रेंड है या बस टाइम पास? फिर हंसकर कहता है, उसने खुद उस लड़की को मैसेज भेज दिया क्योंकि उसे उनके मीठे मैसेज पढ़कर बुरा लगा। जो उसने लिखा है उससे चीजें और तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अगर वो लड़की सिटी पार्क पहुंच गई तो मान लेना वो उसे बहुत पसंद करती है। और जो उसने लड़की को लिखा, एक है, और फिर अकेलापन जताकर मिलने को बुलाया। अगर वो आएगी तो आज से उसकी गर्लफ्रेंड पक्की। कॉन्ग कहता है, अगर वो सच में आ गई तो मुझे मानना पड़ेगा, वो दीवानी है। जून अब भी हाथ आगे किए चुप खड़ा है। कॉन्ग बोलता है, ठीक है समझ गया, लेकिन मेरे लड़कों ने मेहनत की है तुझे यहाँ लाने में, और टैक्सू भी था। हमारा झगड़ा हो पर पहले दोस्त थे, तो कीमत तो देनी पड़ेगी। जून अब भी चुप। कॉन्ग कहता है, तू बहुत अजीब है, समझता ही नहीं। डील आसान है, अगर तू यहाँ मौजूद सब लड़कों से लड़कर बच गया तो फोन तेरे हाथ। उधर दाइसेक सामने आकर कहता है, बदला लेने का वक्त आ गया। वो मुक्का मारने आता है, पर हमारा लड़का साइड हट जाता है, तिरछी नजर डालता है। दाइसेक गाली देता है, ये हरामी। फिर कॉन्ग चिल्लाता है, सब लग जाओ इस पर। हमारा लड़का पहले हमले से बचता है, मुट्ठी कसता है, सामने वाले को घूंसा मारने जाता है, लेकिन एकदम आखिरी पल पर रोक देता है। हीरो टाइप, समझदार। पीछे से दो और आते हैं, नजर मारता है, बाहें सिकोड़ता है, लेकिन जमीन पर गिरा दिया जाता है। एक बंदा तो चेहरा ही तोड़ देता है, दूसरा रोनाल्डो की तरह हेडर मार देता है। दूर से कॉन्ग देख रहा है, सोच रहा है, ये बस बच क्यों रहा है, मार क्यों नहीं रहा? लगता है रैंकिंग में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। पास वाला लड़का कहता है, ये आदमी पिट रहा है पर चीख तक नहीं रहा, जान जोखिम में है, फिर भी बोलता नहीं। कॉन्ग कहता है, मुझे तो जिज्ञासा है कि इसकी आवाज कैसी होगी। फिर चिल्लाकर कहता है, जो इसे चीखवा दे उसे लिमिटेड एडिशन जॉर्डन मिलेगा। लड़के बहुत उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ही सब उस पर टूट पड़ते हैं। जिगुन बस सब कुछ सहता जा रहा है, जबकि कॉन्ग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जल्दी करो, अपनी असली काबिलियत दिखाओ। उसे तो साबित करना था कि वो एक अनोखा लड़का है। तभी डाइसेक सामने आता है और सबको हटने को कहता है, फिर पूछता है कि उसकी लड़ाई वाली आग कहाँ गई, और फिर जोरदार किक उसके थोड़ी पर मारता है, जिससे जिगुन कचरे की तरह नीचे गिर जाता है। वो नीचे पड़ा हुआ शरीर मरोड़ता हुआ पड़ा है। तभी उनमें से एक पत्थर उठाकर कहता है कि अगर उसने चीख नहीं निकाली तो उसका सिर फोड़ देगा। लेकिन अचानक कॉन्ग डॉयल उसके सिर पर मारता है और पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है जो इतनी घटिया हरकत कर रहा है। लड़का माफी मांगता है और कॉन्ग जिगुन के पास झुककर पूछता है कि क्या उसे सच में पिटना अच्छा लगता है या वो कुछ छिपा रहा है। लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो खुद को साबित नहीं कर देता। उधर पेड़ के पीछे बुलहेड छिपा खड़ा सब देख रहा है। वो जिगुन के पीछे पीछे यहां तक आया था। उसे अब बहुत बुरा लग रहा है, जैसा कि उसे पहले से लगा था। भले ही जिगुन मजबूत हो, लेकिन अकेले पूरे गैंग से जीत पाना नामुमकिन है। तभी अचानक उसे ओली दिखती है। हाँ, वो सच में वहां आ गई थी। मैंने कहा था ना, ये लड़का अलग टाइप का है। उसने बस एक मैसेज किया, यहाँ आओ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जाओगी, और लड़की सच में आ गई। फिर कॉन्ग के फोन में मैसेज आता है, ओरी का, कि वो जिगुन को छोड़ दे। कॉन्ग पीछे देखता है, हाँ वो वहीं खड़ी है, हाथ में छोटा सा फोन पकड़े।
कांग कहता है कि शायद अब वो सच में लड़ने के लिए प्रेरित होगा। उसकी मोहब्बत वहां आ गई है। वो अपने एक आदमी को उसे पकड़कर लाने को कहता है और पहला आदमी तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। वो लड़की वहीं खड़ी टाइप कर रही होती है कि अचानक वो आदमी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये बहुत अजीब है कि इतनी सुंदर लड़की यहां तक चली आई। वो उसका हाथ खींचकर आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब वो आज कहीं नहीं जाएगी। बुलहेड, जिसे पता है कि ओरी उसकी क्लास की है और वो उसका सबसे बड़ा फैन है, अंदर से गुस्से में उबल रहा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने का सोचता है, वहीं वो देखता है कि उन दोनों की बातें चल रही हैं और डर के मारे वो फिर से छिप जाता है, पूरा कांपते हुए। फिर वो आदमी वापस कांग के पास आता है और कहता है कि उसने लड़की को ले आया। जिगुन देखता है, बेचारी लड़की पूरी तरह कांप रही है। लड़का भी, जिसने अब तक कुछ नहीं किया। यकीन मानो, पहली बार लग रहा है कि मुख्य किरदार ने एक शब्द नहीं बोला और लड़कियां उसके जिंदगी को पूरा उलझा रही हैं। पता नहीं उसे याद आता है या लड़की को, जब उसने उसे छतरी दी थी, पीछे मुड़कर देखा था, हाथ हिलाया था और अब वो इस हालत में है। और तभी लगता है कि जिगुन अब वाकई में गंभीर होने वाला है। लड़के पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, हाँ, वो लड़की सच में आ गई है। फिर डाइक जिगुन के कंधे पर पैर रखकर पूछता है कि क्या वो यहाँ उसकी प्रेमिका बनने आई है। अफसोस, क्योंकि अब वो खुद को दोषी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो लड़का चुपचाप सब सह रहा था। अरिम वहां मैसेज टाइप करती है, वो बस मेरा दोस्त है, उसे जाने दो। और कांग हैरान होकर पूछता है कि आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही। वो कहता है, जो भी हो, अपना नाम तो बोलो। मगर वो बस कांपती रहती है। तब कांग व्यंग्य में कहता है, कमाल है, दोनों एक जैसे हैं। आसपास के लड़के हंसते हैं, दो पागल, दोनों गूंगे, सच में व्हाट्सएप कपल। फिर कांग कहता है कि वो इनाम देगा उसे जो इनमें से किसी एक को बोलवा दे। डाइक पूछता है, क्या लड़की को छेड़ना ठीक है? कांग बोलता है, हाँ, और लड़के तुरंत उसे घेर लेते हैं। कहते हैं, अगर वो बोलती नहीं तो नहीं का मतलब भी नहीं कह रही। जिगुन के बजाय वो उसके साथ मस्ती कर सकते हैं। एक कमीना उसका बाल पकड़कर कहता है कि इसकी खुशबू अच्छी है। दूसरा पूछता है कि वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है। उधर जिगुन के चेहरे पर भाव बदलने लगते हैं। कांग भी देख रहा है कि वो क्या करेगा। दूसरा लड़का लड़की की ठोड़ी पकड़ता है। दूर खड़ा बुलहेड गुस्से में है कि वो इस सब में फंस गई। तभी एक लड़का घिनौने अंदाज में पूछता है कि उसके मुंह का क्या करेंगे। दूसरा कहता है, चीखो। उसी समय जिगुन साइड स्टेप करता है और उसी पल एक घूंसा उसके ठोड़ी पर पड़ता है। पास वाला लड़का देखता है और वो भी गिर जाता है। अगला पिंक बालों वाला लड़का बोलता है और उसको भी सीधे थप्पड़ खाकर चुप होना पड़ता है। तभी कांग खुश होकर कहता है, आखिर जिगुन ने लड़ना शुरू कर दिया। अरिम वहीं जमी हुई खड़ी है, समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। बाकी सब उस पर टूट पड़ते हैं। जिगुन पहला पंच बचाता है, एक का पैर पकड़ता है, उसे उछालने जाता है, मगर दूसरा उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसके बाल पकड़कर जमीन पर दे मारता है, चेहरे पर मुक्का। फिर एक और किक आती है, लेकिन जिगुन पैर पकड़ लेता है। उसी पल डाइक आता है और दूसरा आदमी पैर छुड़ाने की भीख मांग रहा है। जिगुन उस आदमी के चेहरे पर पैर मारता है, फिर उछलकर डाइक की तरफ जाता है, उसका पंच बचाता है, उसकी जांघ पर पैर रखकर छलांग मारता है और ठोड़ी पर घुटना मारता है और गिरने से पहले ही घूमकर एक किक सीधे जबड़े के नीचे। कांग पीछे से खुशी में चिल्ला रहा है, ये लड़का सच में अनोखा है। लेकिन डाइक वो सब झेल जाता है और जिगुन को सीने से पकड़ लेता है, कहता है कि अब वो उसे कुचल देगा। तभी जिगुन उसके सिर के बीचों बीच डबल कोहनी मारता है, पूरी कॉम्बो, और आखिर वो हरामी जमीन पर गिर जाता है। मुझे लगा बाकी डर जाएंगे, पर नहीं, फिर से टूट पड़े। जिगुन को फिर बचना पड़ा, एक को मुक्का, दूसरे को लात, और पीछे कांग समझ नहीं पा रहा कि ये लड़का आखिर आया कहां से। वो उसकी उम्मीद से बहुत आगे था। तभी पीछे से नीले बालों वाला गुंडा चिल्लाता है, घुटनों पर बैठ जा, नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड को नुकसान होगा। लेकिन जिगुन उसे देखता है जैसे अतीत याद आ गया हो। शायद बचपन में भी लड़कियां उसके पीछे थीं और मुसीबत हमेशा आती थी। लड़की रोकर उसका नाम पुकारती है और उसके भीतर कुछ टूटता है। मुझे लगा वो बस उस आदमी को मार देगा, लेकिन एक आगे बढ़ता है, दूसरा कांपता है और पीछे से एक उसे मारने आता है, मगर जिगुन बिना देखे ही उसे कोहनी मारकर गिरा देता है और फिर जिगुन टूट पड़ता है। लड़का कहता है, पास मत आना, और फिर भी उसके चेहरे पर सीधा मुक्का। फिर उसी टैक्सी वाले सीन की तरह जिगुन टूटकर उस पर घूंसे बरसाता है। तभी कांग पीछे से चिल्लाता है, बस, कहता है, बस, अब आकर फोन ले लो, तुमने डिजर्व किया। केवल एक शर्त, उसे उनके ग्रुप में शामिल होना होगा, क्योंकि कांग अपनी चाहत रोक नहीं पाता।
सच में कमीना विलन है। जिगुन उठता है, मुट्ठियां कसी हुई। कांग हाथ फैलाता है, कहता है कि सब खत्म हो गया, पर जिगुन बस अपना हाथ उठाता है। कांग नजर घुमाता है और वही लड़ने की मुद्रा में आ जाता है। भाई एकदम झटके से साइड होता है और जिगुन की ठोड़ी पर सीधा वार कर देता है। मुझे लगा था कि वो बेवकूफ लड़के ही उसे मारेंगे, लेकिन ये तो और भारी निकला। हमारा लड़का सीधे जमीन पर गिरता है। पता नहीं होश में है या बेहोश, लेकिन बुरी हालत है। फिर कांग उसके पास आता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था, बस कर। वो फोन उसकी छाती पर फेंकता है और कहता है, ले और परेशान करना बंद कर। वो अपने लड़कों को आवाज देता है, जो वैसे भी सब कुटे हुए पड़े थे, और नीचे जाने को कहता है। गैंग सीढ़ियां उतर रहा है। सब सोच रहे हैं, ये कमीना था कौन? डाइक अब भी अपनी जॉ ठीक कर रहा है और पूछता है कि क्या कांग सच में इस अजीब से लड़के को अपनी टीम में लेना चाहता है, जो बोलता तक नहीं। लेकिन कांग उनकी बात सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उसके होंठ से खून निकल रहा है। वो निश्चित था कि उसने पूरा वार बचा लिया था। फिर भी वो लड़का इतनी बुरी हालत में था और फिर भी इतनी तेज रिएक्ट किया कि उसका होंठ फट गया। वो सच में सही जगह पर वार करने का हुनर रखता था, और साफ है कि नौमी भी उस लड़के को अपने लिए चाहती है। घटिया आदमी। उधर पार्क में हमारा लड़का बेंच पर बैठा है। अब क्या? ये गूंगा कपल बस एक दूसरे को घूर रहा है। वो बैठा है, लड़की उसे देख रही है और वो कुछ नहीं बोल रहा। अचानक वो दौड़ पड़ती है। कुछ दूरी पर जाकर कहती है, रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। जिगुन उसी बात को याद कर रहा है जब कहा गया था कि घुटनों पर बैठ जा, नहीं तो लड़की को चोट लगेगी। वो गहरे विचारों में ऊपर देखता है, फोन बेंच पर रखता है और चल देता है। भाई, ये लड़की तो बहुत ठंडी निकली। बुलहेड सब देख रहा है। सोचता है, अगर शुरू से 1-on-1 होता तो वो जरूर जीतता। ऐसा लगता है कि स्कूल में कोई खतरनाक शख्स आ गया है। तभी वो बेंच के पास जाता है और फोन देखता है। उसे याद आता है, यही वही फोन था जो उसने शेल्फ पर छोड़ा था। अब उसे समझ आता है, ये फोन अरिम ने दिया है। वो सोच में पड़ जाता है कि दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी पीछे से अरिम आ जाती है, दवाई लेकर, बुरी तरह घबराई हुई। बुलहेड नहीं समझ पाता कि इस फोम क्रीम का क्या करे, पर फिर परवाह ही छोड़ देता है। फोन उठाता है और भाग जाता है। अरिम पहुंचती है और सामने बेंच खाली मिलती है। लगता है लड़की को चश्मा चाहिए। 10 कदम दूर से देख सकती थी, वहां कोई नहीं है। उधर बुलहेड गायब है। फोन बजता है। अरे मैसेज करती है, मैं दवाई ले आई हूं, पर तुम चले गए, क्या चोट ठीक है? बुलहेड चिढ़ता है कि जिगुन उस लड़की को यूं ही टेंशन में छोड़ रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। शायद वो एक छोटा सा मैसेज भेज दे ताकि लड़की शांत हो जाए। तभी अरिम अपना नाम भेजती है, कहती है कि वो क्लास 4 से है। बेचारा बुलहेड, उसे इस बारे में किसी से ज्यादा पता है। फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है, क्या हम धीरे धीरे बात करना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, ऐसा मौका हाथ में हो। और अब उसे समझ नहीं आता कि क्या करें, अनदेखा करे या थोड़ी देर के लिए जिगुन बनने का नाटक करे। और वही होता भी है। वो सिर्फ ए भेज देता है, क्योंकि यही जिगुन जैसा लगता है। बस फर्क ये कि जिगुन तो कभी भेजता ही नहीं। अगले दिन, धूप वाला दिन, गली में बुलहेड अपने दोस्त को लड़ाई का पूरा वीडियो दिखा रहा है। उसका दोस्त कहता है, ये वही गूंगा लड़का नहीं जिसे तो बेवकूफ कह रहा था। बुलहेड कहता है, हाँ, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। दोस्त कहता है, ये तो बहुत अच्छा लड़ता है, अगर उसने ये दिखाया तो स्कूल में सुपर पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन बुलहेड जल रहा है, वो पहले ही बहुत पॉपुलर है। अरिम भी उसे पसंद करती है और अब बुलहेड खुद अरिम को पसंद करता है और उसे गुस्सा है कि लड़की उसे पसंद करती है और वो उसे इग्नोर कर रहा है। साथ में उसे राहत भी है। उसके अंदर भावनाओं का सूप चल रहा है। उसकी देवी को ऐसे रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है? काले बाल वाला दोस्त कहता है, ये लड़ाई वाला वीडियो टिकटॉक पर डालना चाहिए, धूम मचाएगा। बुलहेड कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाई वो दोस्त भाग गया वीडियो लेकर। बुलहेड उसके पीछे भागता है, किसी से टकराकर जमीन पर उल्टा पुल्टा गिर जाता है। वो माफी मांगने ही वाला होता है, पर सामने अगला के-पॉप लड़का खड़ा है जो अब उसे पीटने वाला है।